हेरिडिटरी एंड एवोल्यूशन शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम सीख लेते हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन क्या होता है। उससे पहले हम जान लेते हैं रिप्रोडक्शन वाली टर्म्स है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड टर्म्स हैं। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसीजर होता था जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को क्रिएट कर सकता है। और ये जो अपने जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं ना, जो नए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म न्यू वंस हैं, इनका अब नया नाम हम सीखेंगे। इनको अब हम प्रोजेनी या हम इनको क्या कह सकते हैं, F2 जनरेशन या ऑफ स्प्रिंग भी कह सकते हैं। ये जो नए ऑफ स्प्रिंग होते हैं ये अपने पेरेंट से क्या लेते हैं, अपने पेरेंट से बेसिक स्ट्रक्चर तो वही लेते हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर तो वही होगा विद सबटल चेंजेस, लेकिन बिल्कुल आइडेंटिकल भी नहीं होने के, थोड़े बहुत चेंजेस तो होंगे, सबटल चेंजेस होंगे। ये जो चेंजेस हैं इनको ही हम क्या कहते हैं, इनको ही हम वेरिएशंस कहते हैं। इनको वेरिएशंस कहते हैं। ये किसी की भी वजह से हो सकती है। ये हो सकता है कि भाई डीएनए म्यूटेशन हो, है ना, या कोई और रीजन हो। तो वेरिएशंस जो है उनको ही, वो जो सबटल चेंजेस है ना, उनको ही हम वेरिएशंस कहते हैं। और इन वेरिएशंस से हमें क्या फायदा मिलता है भाई, अगर एक स्पीशी में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होंगी ना तो उसका सर्वाइवल रेट पूरी स्पीशी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखो ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि अगर एक ऑर्गेनिज्म, एक तो ये जो वेरिएशंस मिलने वाला जो प्रोसीजर होता है ना, ये एक रैंडम प्रोसीजर है ना। वेरिएशंस होना एक रैंडम प्रोसीजर है, किसी में कोई भी वेरिएंट आ सकता है ना, कोई भी चेंज आ सकता है। तो ऐसा हो सकता है ना कि अगर बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारी वेरिएशंस हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, तो क्या होगा, उसका सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा। जैसे अगर हम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का हम सुनते हैं कि सेव द टाइगर ऐसे करके, लेकिन हम कभी नहीं सुनते सेव ह्यूमन, या हमें कभी डर नहीं लगता कि ह्यूमन बींग्स भी एक्सटिंक्ट हो पाएंगे, है ना। हमें तो अब यही लगता है कि जब तक अर्थ है तब तक ह्यूमन बींग्स भी शायद रहें। क्यों भाई, क्योंकि ह्यूमन बींग्स में इतने सारे ऑर्गेनिज्म है और हर ऑर्गेनिज्म में इतनी सारी वेरिएशंस हैं, इतनी सारी वेरिएशंस कि कुछ भी हो जाए एक न एक ऑर्गेनिज्म तो सरवाइव कर ही जाएगा। और फिर वो ऑर्गेनिज्म जो है वो आगे चलकर उस स्पीशी को वापस क्रिएट कर देगा, है ना। लेकिन ऐसा जैसे बैक्टीरिया है, अब बैक्टीरिया में अगर सारे के सारे एक जैसे ही ऑर्गेनिज्म होंगे तो अगर किसी टाइप का चेंज आता है, बाहर के इन्वायरमेंट में किसी टाइप का चेंज आता है ना, जो जहाँ वो आसपास रहते थे उसको हम निच कहते थे ना, तो निच में अगर कोई भी चेंज आता है तो सारे ऑर्गेनिज्म की डेथ साइमल्टेनियसली होगी, है ना। लेकिन अगर वेरिएशंस होंगी तो हो सकता है एक आध ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाए, है ना, और फिर वो क्या कर सकते हैं, वो आगे रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तो ये जो वेरिएशंस होना है ये एक रैंडम प्रोसीजर है। ये ज़रूरी नहीं कि एक स्पीशी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पर बेनिफिशियल रहे। भाई ज़रूरी तो नहीं कि अगर मेरे को ये टाइप का वेरिएशन मिला है तो वो मेरे लिए कुछ अच्छा हो, ज़रूरी नहीं है। लेकिन पूरी स्पीशी में कहीं ना कहीं ज़्यादा वेरिएशंस होना फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि पूरी स्पीशीज़ में उस स्पीशीज़ के ख़त्म होने के चांसेस कम हो जाते हैं, है ना, वो स्पीशी के ख़त्म होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और इन वेरिएशंस को हम इंक्रीज कर सकते हैं कौन से रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्योंकि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो क्या रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जिनमें डिफरेंट ट्रेट्स थी वो मिल रहे हैं, है ना। हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक छोटी सी प्रॉब्लम भी होती थी कि पहले इसमें भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, वो अपने ब्लूप्रिंट्स बनाएंगे, इसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, जब ये मिलेंगे तो फिर तो 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। लेकिन होता क्या था, ये सेल्स अपने आप ही क्या कर लेते थे, अपने आप को हैप्लॉइड कर लेते थे। हैप्लॉइड मतलब पहला ही आधा कर लेते थे, तो 23 यहाँ से मिलते थे, 23 यहाँ से मिलते थे, है ना। तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स मिल जाते थे, मतलब मैटरनल पैटर्नल इक्वली जेनेटिक मटेरियल हमको मतलब मैटरनली और पैटर्नली, है ना, मदर से या फादर से इक्वली जेनेटिक मटेरियल मिलता है, इक्वल जेनेटिक मटेरियल मिलता है। तो भाई अब देखो आधे ट्रेट्स मदर के आधे ट्रेट्स फादर के, तो ऑब्वियसली हमें क्या होगा, ऑब्वियसली हमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन होंगे, मम्मी से भी काफ़ी डिफरेंट होंगे और फादर से भी काफ़ी डिफरेंट होंगे,
है ना। तो इसलिए इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें हम क्या कर देते हैं, दो ऑर्गेनिजम्स को मिला देते हैं, तो हम वेरिएशंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और अगर वेरिएशंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वेरिएशंस पहले से ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब ऑर्गेनिज्म करता है तो उसका सर्वाइवल रेट, उस पूरी स्पीशी का सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है, क्योंकि वेरिएशंस बढ़ जाती हैं। अब हम ये सीखने वाले हैं कि भाई देखो, जैसे अगर हम शुगर केन को देखें, शुगर केन के एक फील्ड को देखें, तो हमें सारे के सारे शुगर केन ऑलमोस्ट सेम लगेंगे, क्योंकि शुगर केन क्या है, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है ना। तो सारे के सारे शुगर केन बिल्कुल सेम सेम से लगेंगे, वेरिएशंस बहुत कम होंगी। लेकिन वेरिएशन ज़्यादा होना सर्वाइवल एडवांटेज प्रोवाइड करता है स्पीशी के लिए, है ना। तो हमें पता है हमारी कुछ ट्रेड्स हमें मदर से आती है, कुछ ट्रेड्स हमें फादर से आती है ना। ये जो ट्रेड्स पास ऑन हो रही हैं, ट्रेड्स एक्चुअली हैं क्या, ट्रेड्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, है ना, which pass on from पेरेंट से मिलते हैं टू ऑफस्प्रिंग या फिर प्रोजेनी। वो ट्रेट, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो फीचर्स हैं जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक आते हैं, है ना। उनको ही हम क्या कहते हैं, उनको ही हम ट्रेट कहते हैं। और जो ट्रेट हम ऐसे पास ऑन कर सकते हैं, भाई ट्रेट ना एक्चुअली ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो फीचर्स है, जो सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, फिजिकल अपीयरेंस में हम बात करते हैं कि ये चीज़ें सिमिलर है, ये चीज़ें डिफरेंट है। तो ये जो भी सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस है ट्रेट्स में, फीचर्स में, कैरेक्टरिस्टिक्स में, ये दो टाइप के हो सकते हैं। ये या तो इनहेरिटेड हो सकते हैं, है ना, या तो ये इनहेरिटेड ट्रेट्स होंगी, हमारी जो ट्रेट्स हैं वो या तो इनहेरिटेड होगी या फिर एक्वायर्ड होगी। इनहेरिटेड ट्रेट्स का मतलब क्या होता है, इनहेरिटेड वो ट्रेट्स होती हैं जो मतलब पेरेंट से प्रोजेनी में आ सकती है ना, जो पेरेंट से प्रोजेनी में आती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स, जो हम अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं, लाइफ टाइम में हमें मिलती है, लाइफ टाइम में हम अपना एक्वायर करते हैं, उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। भाई जैसे कि कुछ ट्रेट्स तो हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है ना। ये जो ट्रेट्स है, चाहे टॉलनेस हो गया, है ना, या ब्लू कलर ऑफ आई हो गया, या कुछ भी हो गया, ये सारी इनहेरिटेड ट्रेट है जो हमें अपने पेरेंट्स से मिल रही है। एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है, जो हम अपनी लाइफ टाइम एक्वायर करते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा मस्कुलर, मतलब बहुत ज़्यादा मसल्स बना लेना, ये एक एक्वायर्ड ट्रेट है। अगर हम मस्कुलर हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमारी आने वाली जनरेशन भी मस्कुलर होगी, या अगर हम बहुत टाइम तक खाना नहीं खाते, अपने आप को बिल्कुल स्टार्व कर देते हैं, है ना, डाइट वाइट करते हैं, और हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हमारी जो आने वाली स्पीशी है वो भी बिल्कुल स्टार्व कर जाएगी, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो हमारा क्या होता है, हमारा मस्कुलर होना, या फिर हमने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट भी करा था कि जो माइस होते हैं ना, चूहे, उनकी हमने पूंछ सर्जरी से हटा दी थी। तो हमने क्या नोटिस करा कि उनकी जो आने वाली स्पीशी थी ना, उनमें क्या था, उनमें टेल थी। इसका मतलब टेल्स ऑफ माइस, है ना, टेल्स ऑफ माइस भी हमारी क्या है, एक टाइप की एक्वायर्ड ट्रेट है ना। बहुत ज़्यादा पढ़ना और समझदार हो जाना, ये सब क्या है, अपनी एक्वायर्ड ट्रेट्स है। कुछ होती है इनहेरिटेड ट्रेट्स जो अपने हम पेरेंट्स से एक्वायर करते हैं, है ना, टॉलनेस हो गया, शॉर्टनेस हो गया, या फिर कलर ऑफ आई हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं। कलर ऑफ आई में बेसिकली कलर ऑफ इरिस की बात हो रही है, बाकी तो प्यूपिल सबका ब्लैक होता है और क्रिस्टलाइन लेंस सबका वाइट होता है। इरिस की बात हो रही है, किसी का इरिस ब्लू होता है, किसी का इरिस ब्लैक होता है, किसी का इरिस ब्राउन होता है ना। जैसे अगर एक पेरेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, एक पेरेंट है जिसमें पता है कौन से कलर का इरिस है, जिसमें ब्लू कलर का इरिस है, दूसरा पेरेंट है जिसमें ब्लैक कलर का इरिस है।
अगर ये दोनों एक नई स्पीशी क्रिएट करते हैं तो भाई इस नई स्पीशी का आई कलर क्या होगा, ब्लू कलर होगा या ब्लैक कलर होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? देखो एग्जैक्टली तो हम अभी भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन मेंडल ने काफी कुछ क्लियर करा है हमें, है ना। उसने बताया है कि ट्रेड्स कैसे पास ऑन करती हैं, ठीक है, कौन सी ट्रेड कैसे पास ऑन करेगी। तो इससे पहले हम मेंडल की बात करें, भाई हमारी दो टाइप की ट्रेड्स होती है। एक ट्रेड होती है जिसको हम कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट का भाई क्या मतलब होता है? डोमिनेंट ट्रेट होता है, डोमिनेंट ट्रेड्स वो ट्रेड्स होती हैं जो पता है हमारी दो टाइप की ट्रेड होती है, एक तो डोमिनेंट और एक होती है रिसेसिव। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये जो डोमिनेंट ट्रेट है ना, ये रिसेसिव ट्रेट पर हावी हो जाएगी। मतलब अगर हमारी दो हेट्रोजाइगस, अगर हमारा हेट्रोजाइगस है, मतलब एक अगर हम बात करें एक डोमिनेंट ट्रेट भी हमारे पास और एक रिसेसिव ट्रेट भी है, तो जो डोमिनेंट ट्रेट है वो क्या करेगी, वो रिसेसिव को अपना ओवर पावर कर लेगी और डोमिनेंट ही अपने आप को शो करेगी। रिसेसिव जो है वो डोमिनेंट की प्रेजेंस में अपने आप को शो नहीं कर सकता, वो सिर्फ किसकी प्रेजेंस में शो करेगा, अगर रिसेसिव के साथ रिसेसिव ट्रेट ही हो। जैसे अगर अभी हम बात कर रहे थे, एक हमारी ब्लैक कलर की आई थी, एक ब्लू कलर की आई थी, अगर प्योर ब्लू और प्योर ब्लैक है, प्योर ब्लू और प्योर ब्लैक, तो जब ये दोनों रिप्रोड्यूस करेंगे ना तो ब्लैक ब्लू पर आएगा, है ना। ब्लैक जो है वो कैसा होता है, वो डोमिनेंट ट्रेट माना जाता है, ब्लू कैसा होता है, रिसेसिव ट्रेट माना जाता है। तो ज्यादा चांसेस क्या है, अगर ये प्योर ब्लू प्योर ब्लैक है तो जो इनका ऑफ स्प्रिंग होगा उनमें ब्लैक ही आएगा, ठीक है। इसमें ब्लू का भी होगा, ब्लू का भी इसमें जीन आया होगा, लेकिन वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया ब्लैक की जीन की प्रेजेंस में, है ना। तो उसको हम कहते हैं रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है? डोमिनेंट ट्रेट कैन ओवर पावर रिसेसिव ट्रेट एंड कैन express itself even in presence of recessive trait। जो recessive trait है, it can't express itself, it can't express itself in presence of dominant trait। जो हमारा रिसेसिव ट्रेट है वो डोमिनेंट ट्रेट की प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अपने आप को शो नहीं कर सकते। जैसे ये जो ब्लू ट्रेट था इसमें प्रेजेंट था, ब्लैक ट्रेट भी प्रेजेंट था, लेकिन क्या वो ब्लू जो है वो अपने आप को शो नहीं कर पाया, तो वो रिसेसिव ट्रेट है। ब्लैक ने अपने आप को शो कर दिया तो वो हमारा डोमिनेंट ट्रेट है। तो हम क्या नोटिस करेंगे, ज्यादातर स्पीशी में ब्लैक कलर की आई ही डेवलप होती चली जाएगी। तो क्या ऐसा होगा कि किसी की फिर ब्लू आई हमें दिखेगी ही नहीं? ऐसा भी नहीं होने का। तो ये कैसे होगा भाई? ये अब ये वाला जो ब्लैक वाला है ना, इसमें कहीं ना कहीं ब्लू वाली जीन्स तो है, लेकिन ये जो ब्लू वाले जीन्स है ना वो क्या हो गया, वो रिसेसिव हो गया। अब अगर ऐसा एक और पेरेंट आता है जिसमें ब्लैक कलर के भी जीन्स रहे हों और ब्लू कलर के भी जीन्स रहे हों, है ना, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये जब ये दोनों स्पीशीज मिलेंगी, मतलब इसके पास ब्लैक भी है ब्लू भी है, कैपिटल बी से ब्लैक शो कर दिया, स्मॉल बी से ब्लू शो कर दिया। ऐसे अगर एक और पेरेंट हो जिसमें ब्लैक भी हो ब्लू भी हो, अगर ये आपस में ये दोनों लोग आपस में रिप्रोड्यूस कर जाए तो क्या क्या चांसेस हैं भाई? हो सकता है इससे और इससे ब्लैक वाला, भाई ये दोनों एक पेयर है, पेयर में सिर्फ एक ही आगे जाता है और दूसरा यही रह जाता है, तो या तो बी जाएगा और यहाँ से भी बी जाएगा, या तो यहाँ से बी जाएगा और यहाँ से स्मॉल बी जाएगा, या तो यहाँ से स्मॉल बी जाएगा, यहाँ से कैपिटल बी जाएगा, या यहाँ से स्मॉल बी और यहाँ से स्मॉल बी जाएगा, है ना। तो भी अगर कैपिटल बी है, दोनों ब्लू ट्रेट्स हैं, तो ऑर्गेनिज्म ब्लू ही होना है, सॉरी ऑर्गेनिज्म ब्लैक ही होना है। दोनों ट्रेट ब्लैक है ना,
ब्लैक ब्लैक, कैपिटल बी तुमने ब्लैक को शो करने के लिए करा था, तो अगर दोनों कैपिटल बी है तो जो हमारा नया ऑर्गेनिज्म है वो ब्लैक ही होगा। अगर कैपिटल बी स्मॉल बी मिल रहा है तो ये तो हमारा कौन सा ट्रेट है, ये हमारा डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, ये अपने आप को छुपा लेगा, तो ये भी ब्लैक ही होगा, ये भी ब्लैक होगा, ये तो होगा ही ब्लैक, दोनों ब्लैक ट्रेट है। ये वाला इसमें भी कैपिटल बी आ गया है ना, ये अपने आप को ओवर पावर कर जाएगा इस पर, तो ये भी ब्लैक होगा। इस पर है दोनों स्मॉल बी, दोनों स्मॉल बी हैं, तो ये वाला जो है अब वो तो कैपिटल बी है ही नहीं, तो अब ये जो है ये अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा और ये फाइनली ब्लू होगा, है ना। तो मतलब अगर ये मिलते हैं, फिर इनके मतलब ऐसे दो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनिज्म ऐसा क्रिएट हो जाएगा, है ना, जो ब्लू होगा। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि दोनों पेरेंट्स टॉल हो, लेकिन क्या होता है जो नया ऑफस्प्रिंग होता है ना, नया ऑफस्प्रिंग वो छोटा रह जाता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, जब दोनों पेरेंट्स टॉल थे, हो सकता है ना भाई कि दोनों पेरेंट्स टॉल रहे हो, लेकिन इस पेरेंट में भी शॉर्टनेस वाला ट्रेट रहा हो, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाया हो। ऐसे दूसरे पेरेंट में टॉलनेस वाला ट्रेट रहा हो, लेकिन शॉर्टनेस वाला ट्रेट भी रहा हो, लेकिन वो शॉर्टनेस वाला ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। अब दोनों के ही शॉर्टनेस वाले ट्रेट्स आगे आए, जब दोनों के शॉर्टनेस वाले ट्रेट ही आगे आए, तो जो नई स्पीशी है वो ड्राफ ही होगी, है ना। तो मेंडल ने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करे। मेंडल ने तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स किए किस पे थे ये जान लेते हैं। मेंडल ने जो ये एक्सपेरिमेंट्स करे थे ना, ये करे थे पी प्लांट पर, मटर के पौधे पर, पी प्लांट, जिसको ना हम पाइसम सैटिवम भी कहते हैं, पाइसम सैटिवम, है ना। पाइट जैसे हमें कहते हैं ना होमो सैपियन, वैसे पी प्लांट को ये कहा जाता है। तो इसने पी प्लांट्स ही क्यों लिए, क्योंकि पता है पी प्लांट्स का ना, एक तो ये जो पी प्लांट्स है वो दोनों टाइप के कर सकता है। वो क्या कर सकता है, वो सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन के साथ साथ सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकता है ना। जैसे मस्टर्ड वगैरह नहीं होते, जिनके पास क्या होता है, जिनके पास दोनों होता है, फीमेल वाला भी होता है, मेल वाला भी होता है ना। जिनके पास क्या भी प्रेजेंट होता है, ओवम भी प्रेजेंट होता है, साथ साथ क्या भी प्रेजेंट होता है, स्टेमेन भी प्रेजेंट होता है ना। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये हो सकता है जो पोलन ग्रेन है वो दूसरी फ्लावर से ले, दूसरे फ्लावर से लेंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन, और अपने ही किसी और फ्लावर से लेंगे तो जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। तो पी प्लांट पहली बात तो दोनों टाइप के पॉलिनेशंस कर सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। दूसरी बात है इनकी जो लाइफ की बात करें, इनकी रिप्रोडक्टिव लाइफ जो वो इतनी लंबी नहीं होती, तो हम इनका स्टडी इजीली कर सकते हैं। अगर हम सोचो ह्यूमन बींग्स पर ये कर रहे होते तो ह्यूमन बींग्स को तो काफ़ी टाइम लग जाता, अब इतने टाइम कौन रुकता ऑब्जर्व करने के लिए। तो इनका ये जो साइकिल होता है ये बहुत कम होता है, तो इन्हें इजीली नोटिस कर सकते हैं, इजीली हम इन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मेंडल ने क्या करा, मेंडल ने कुछ पी प्लांट्स ले लिए, है ना। पी प्लांट्स में बहुत सारी वेराइटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। हो सकता है ये जो पी प्लांट्स हैं ये कैसे हों, ये टॉल हों, हो सकता है ये शॉर्ट हो, शॉर्ट मतलब ड्राफ्ट, हो सकता है ये राउंड हो, बिल्कुल इनका जो शेप हो वो राउंड हो, या हो सकता है ये रिंकल्ड हो, रिंकल्ड मटर भी होते हैं। हो सकता है ये इनके जो फ्लावर्स हो ना, फूल, वो जो फूल है वो वाइट हो, या हो सकता है इनके जो फूल है वो पर्पल हो, या हो सकता है इनके फूल जो है वो वाइट हो। इनमें टॉलनेस, इनमें राउंड होना और इनमें पर्पल फ्लावर्स होना, ये सारी डोमिनेंट ट्रेट्स हैं, है ना। हमें ज़्यादातर मटर के प्लांट लंबे दिखेंगे, बिल्कुल गोल दिखेंगे, और जो उनके साथ फूल होंगे ना वो पर्पल कलर के दिखेंगे। कभी कभी हमें छोटे दिख जाएंगे, कभी कभी वो जो है रिंकल्ड से दिख जाएंगे, गोल होने की जगह रिंकल्ड से दिख जाएंगे, कभी कभी क्या होंगे उनके फ्लावर वाइट भी दिख जाएंगे। तो ये डोमिनेंट ट्रेट है, ये तीनों रिसेसिव ट्रेट है। तो इसने पी प्लांट ही क्यों लिया, है ना। इनका जो साइकिल होता है साइकिल कम होता है, साइकिल इज ऑफ लेस ड्यूरेशन। तो ये
3 रीजन थे जिसकी वजह से इसने पाइसम सैटिवम यानी कि पी प्लांट को ही चूज करा। ठीक है, तो सबसे पहले इसने क्या करा, मेंडल ने सबसे पहले एक तो इनने क्या ले लिया, टॉल प्लांट ले लिया। टॉल प्लांट ले लिया, वो भी होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब जिसके पास सेम टाइप का, जिसके पास पता है क्या हो, जिसके पास ना सेम टाइप का, ऐसा नहीं हो सकता कि कैपिटल टी स्मॉल टी हो, है ना। प्योर टॉल प्लांट ले लिया जिसमें दोनों ही जो थे, दोनों ही कौन से थे, टॉल वाले ही थे। एक प्योर शॉर्ट प्लांट ले लिया, प्योर शॉर्ट प्लांट जिसमें दोनों ही कैसे थे, ड्राफ्ट वाले थे। एक में दोनों कैपिटल टी थे, एक में दोनों स्मॉल टी थे। अब क्या होगा, जब ये कैपिटल टी, अब हम इनका करने वाले मोनोहाइब्रिड क्रॉस, है ना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने वाले, मोनोहाइब्रिड मतलब अभी हम सिर्फ एक ट्रेड की बात कर रहे हैं, टॉलनेस या शॉर्टनेस। अभी हम और ट्रेड्स भी लेंगे, अब हम साइमल्टेनियसली 2 ट्रेड्स भी लेंगे, है ना। तो अभी तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम ये निकाल रहे हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस निकालने के लिए बस करना क्या होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो भी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें से कैपिटल टी हो सकता है आगे बढ़े और इसमें से हो सकता है स्मॉल टी आगे बढ़े, तो क्या बना लेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसा हो सकता है इसमें कैपिटल टी ही आगे बढ़ रहा हो लेकिन इसमें ये वाला बढ़ रहा हो सकता है ये वाला कैपिटल टी आ गया है और इसमें ये वाला आए, हो सकता है इसमें कैपिटल टी आ गया है और इसमें ये वाला स्मॉल टी आ गया। तो ये सारे सेम से लग रहे हैं ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, सब में क्या आ गया, एक कैपिटल टी आ गया, एक स्मॉल टी आ गया। हम ऐसा भी सोच सकते थे कैपिटल टी ये तो सिर्फ टी ही दे सकता है, टी वाला एलील ही देगा, ये स्मॉल टी ये स्मॉल टी ही देगा। ये लोग आपस में मिल गए, प्योर वाले थे ना, तो कैपिटल टी स्मॉल टी ही बनाया। इसको हम देखें कैपिटल टी स्मॉल टी, ये लेकिन ये क्या, ये एक्सप्रेस करेगा, ये एक्सप्रेस नहीं करेगा, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। डोमिनेंट है तो ये टॉल ही होगा, ये टॉल ही होगा, इसमें भी टॉल ही होगा, इसमें भी क्या है, कैपिटल टी है स्मॉल टी है, कैपिटल टी शो करेगा, स्मॉल टी जो है ये एक रिसेसिव ट्रेट है, ये नहीं शो करने का, तो ये भी टॉल होगा। मतलब F1 प्रोजेनी में 100% ऑर्गेनिज्म टॉल होंगे। अगर हम प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट को हाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं, है ना, तो सारे प्लांट्स जो हैं F1 प्रोजेनी जो इनकी होगी वो सारी की सारी कैसी होगी, वो सारी की सारी, इन्होंने वैसे अभी क्या करा था, इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन, इन्होंने क्या करा था, क्रॉस पॉलिनेशन कर लिया था, है ना। 2 अलग अलग मटर के प्लांट्स ने क्रॉस पॉलिनेशन कर लिया था। अब क्या होगा, अब ये सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, ये जो है ना, ये सारे के सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं। अब हम ये क्या, ये तो हमारी F1 प्रोजेनी है और इसमें सारे के सारे प्लांट्स जो है वो टॉल ही निकले हैं। अब F2 प्रोजेनी में क्या होगा, जो F2 प्रोजेनी होगी, अब F2 प्रोजेनी में ये कैपिटल टी स्मॉल टी जो है वो आपस में क्रॉस करेंगे, है ना। ये जो 2 मटर के प्लांट्स थे कैपिटल, इसे हम कहते हैं क्रॉस, इसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, है ना। सेल्फ पॉलिनेशन होगा, 2 सेम से ऑर्गेनिज्म अपने आप से क्या करेंगे, अपने आप का क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें क्या होगा, हो सकता है इसमें कैपिटल टी है, इसमें कैपिटल टी है, हो सकता है इसमें कैपिटल टी ही आ रहा हो और इसमें स्मॉल टी आ रहा हो, इसमें स्मॉल टी आ रहा हो, इसमें कैपिटल टी आ रहा हो, या हो सकता है इससे स्मॉल टी आ रहा हो और इससे स्मॉल टी ही आ रहा हो। मतलब या तो इससे कैपिटल टी आएगा या स्मॉल टी आएगा। सिमिलरली इसमें या तो कैपिटल टी आएगा, स्मॉल टी आएगा, तो 4 अलग अलग हमारी वो हो गए। ये प्लांट टॉल होगा, दोनों टॉल वाली ट्रेट है, प्योर टॉल हो गया, ये वाला टॉल होगा, शॉर्टनेस जो है वो छुप जाएगी, है ना। ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है ये भी क्या होगा, ये भी टॉल होगा, टॉलनेस वाली ट्रेट है ही, क्योंकि ये वाला प्लांट भाई, ये वाला प्लांट जो है ये शॉर्ट होगा।
दोनों पेरेंट टॉल होने के बावजूद क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक चाइल्ड शॉर्ट हो जाए? बिल्कुल, ऐसे 25% चांस है कि जब दो ऑर्गेनिज्म दोनों टॉल हों और उनका जो स्पीशी है वो शॉर्ट हो जाए। ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, दोनों पेरेंट्स टॉल रहे हों, लेकिन हमारे पेरेंट्स के जो पेरेंट्स रहे थे, है ना, उनमें कोई ना कोई शॉर्ट रहा हो। जैसे मदर, दोनों साइड मदर जैसे बाई चांस शॉर्ट रह गई, है ना, मतलब पापा की मम्मी भी मम्मी की मम्मी भी, तो कहीं ना कहीं वो शॉर्टनेस वाली ट्रेट आई तो होगी, वो शॉर्टनेस वाली ट्रेट आई होगी, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाई टॉल वाली ट्रेट की प्रेजेंस में। तो दोनों साइड क्या हो गया, हमारे साइड कहीं ना कहीं मदर के पास भी शॉर्टनेस वाली ट्रेट थी जो एक्सप्रेस नहीं कर पाई, फादर के पास भी शॉर्टनेस वाली ट्रेट थी जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाई, क्योंकि कैपिटल टी भी प्रेजेंट था, टॉलनेस भी प्रेजेंट था, है ना। लेकिन अब क्या हुआ, एक स्पीशी में हो सकता है इससे भी स्मॉल टी निकला हो, इसमें भी स्मॉल टी निकला हो, तब तो अगर दोनों ही स्मॉल टी है तब तो जो स्मॉल टी है, जब वो जो शॉर्टनेस है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही करेगा। यानी कि 25% चांसेस है F2 प्रोजेनी में कि हाँ भाई 25% चांसेस है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो शॉर्ट निकल सकता है ना। दोनों पेरेंट्स टॉल होने के बावजूद भी एक पेरेंट जो है वो शॉर्ट हो सकता है। ये वाला जो अभी हमने करा ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं है, डाई हाइब्रिड क्रॉस अभी हम करेंगे, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब होता है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब होता है? अभी हम सिर्फ एक ट्रेट की बात कर रहे हैं, या तो टॉलनेस या शॉर्टनेस। मेंडल ने कुछ चीजें ऑब्जर्व करी, फिर हम इसके लॉस भी पढ़ेंगे। मेंडल ने ये ऑब्जर्व करा कि या तो प्लांट इस जैसा टॉल था या प्लांट इस जैसा शॉर्ट था। ऐसा नहीं हुआ कि कोई मिक्सचर क्रिएट हो गया, या तो भाई टॉलनेस होगा या शॉर्टनेस वाला ट्रेट आएगा। मिक्सचर चाहे कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, ये भी टॉल होगा, और ये ऐसा नहीं होगा आधा अधूरा टॉल है, इसकी टॉलनेस इसकी जैसी ही होगी। ऐसा नहीं होता कि एक पेरेंट की ब्लू आंखें एक पेरेंट की ब्लैक आंखें तो दोनों मिल गए अब ब्लू ब्लैक तो नया कॉम्बिनेशन कलर बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है ना। या तो ब्लू आएगा या ब्लैक आएगा, कोई मिक्सचर नहीं बन जाएगा उसका, है ना। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये इंडिपेंडेंटली आते हैं, इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, है ना। ये जो है कोई हाफ वे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नहीं दिखेंगे, या तो डोमिनेंट वाला ट्रेट दिखेगा या रिसेसिव वाला ट्रेट दिखेगा। अगर दोनों ट्रेट्स भी प्रेजेंट है तो सिर्फ डोमिनेंट वाला ट्रेट दिखेगा, लेकिन कभी हमें हाफ वे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखने के, आधा अधूरा कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नहीं दिखेगा। तो पहले हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कर लेते हैं, फिर हम इसके तीनों लॉस को डिस्कस करेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस में इसने क्या किया भाई, ये तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस था, डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है? अब हम दो ट्रेड्स लेंगे, दो ट्रेड्स, एक ट्रेड तो होगा भाई प्योर राउंड भी होना चाहिए, राउंड, है ना, राउंड के साथ साथ टॉल भी होना चाहिए, प्योर राउंड प्योर टॉल। एक हमने ट्रेड ले लिया प्योर रिंकल्ड प्योर शॉर्ट। अब हमने दो ट्रेड की साइमल्टेनियसली बात कर रहे हैं, एक राउंड वाली ट्रेड है, एक टॉलनेस वाली ट्रेड है, इसमें एक रिंकल्ड वाली ट्रेड है और एक इसमें शॉर्टनेस वाली ट्रेड है। अब हम जब इन दोनों को करेंगे तो बेसिकली इसमें क्या आ सकता है, इसमें इन दोनों में से तो आर ही आएगा भाई। हो सकता है ये वाला आ रहा है ये वाला आ रहा है, लेकिन कोई खास फर्क थोड़ी पड़ना है, आर ही तो है, ऑप्शन में तो आर ही है ना। और ऐसे ही इसमें क्या है, ये आ सकता है, या तो आर आ सकता है या टी आ सकता है। ऐसे इसमें या तो स्मॉल आर आ सकता है या स्मॉल टी आ सकता है। अब हम इन दोनों का क्या करने वाले हैं, इन दोनों को हम क्रॉस करने वाले हैं। जब हम इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो क्या हो सकता है भाई, हो सकता है इस मतलब अब तो हो क्या सकता है, अब तो हमने यही ले लिया ना, इससे आर आएगा, इससे स्मॉल आर आएगा, इससे कैपिटल टी आएगा, इससे स्मॉल टी आएगा। वैसे अगर हम चाहते ना तो हम वैसे बहुत सारे केसेस बनाते चले जाते, यहाँ से कैपिटल आर आएगा, यहाँ से स्मॉल आर आएगा, यहाँ से कैपिटल टी आएगा, यहाँ से स्मॉल टी आएगा। अब क्या हो गया, ये वाला फर्स्ट वाला तो ले लिया, अब फर्स्ट और इसका सेकंड,
लेकिन हर केस में यही बनने वाला है, क्योंकि इससे आर ही आ सकता है, इससे स्मॉल आर ही आ सकता है, इससे कैपिटल टी ही आ सकता है, इससे स्मॉल टी ही आ सकता है। अगर हम चाहते भाई ये नहीं, हमें तो सारे केसेस बनाने, तो इसका पहला वाला आर आएगा, इसका हो सकता है पहला वाला आर है, इसका कैपिटल टी आएगा, इसका स्मॉल टी। ऐसे ही पॉसिबल है कि इसका तो कैपिटल आर ही आ रहा हो, इसका कैपिटल आर आ गया, और इसका पता है क्या आ रहा है, इसका ये वाला ट्रेट आ रहा है, ये तो हो चुका है, इसका ये वाला आ रहा है, इसका ये आ रहा है कैपिटल टी, और इसका ये वाला आ रहा है। भाई ऐसे तो बहुत सारी वेराइटी पॉसिबल है, लेकिन हर ऑर्गेनिज्म में हमें पता है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी ही होगा, है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी। अच्छा, ये जो हमारा ऑर्गेनिज्म होने वाला है, इनमें हमें पता है कौन ज्यादा डोमिनेंट ट्रेट है, कैपिटल आर, यानी कि प्लांट जो है वो राउंड ही होगा, उसमें शॉर्टनेस वाली, उसमें रिंकल वाली ट्रेट होगी तो, लेकिन वो अपने आप को छुपा देगी, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी। ऐसे ही हमारा ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है, इसमें टॉलनेस वाला ट्रेट भी है, शॉर्टनेस वाला ट्रेट भी है, लेकिन ये टॉल ही होगा। ये वाला जो ट्रेट हमारा है ना, ये टॉलनेस वाला ट्रेट ही होने वाला है, ये राउंड ही होने वाला है, ये टॉल ही होने वाला है, ठीक है, राउंड टॉल। अब हम दो ऐसी स्पीशीज को आपस में मर्ज कर देते हैं, है ना। अब हम इनका F2 प्रोजेनी निकालने की कोशिश करते हैं। F2 प्रोजेनी में क्या होगा, ऐसा ऑर्गेनिज्म एक और ऐसे ऑर्गेनिज्म से मिलेगा। अब इससे या तो कैपिटल आर आएगा या स्मॉल आर आएगा, या इससे कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा, इससे कैपिटल टी स्मॉल टी, या इससे कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। इस बार हम ऐसा नहीं कर सकते ना, इसमें तो दोनों ऑप्शन सेम थे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है भाई कि दोनों कैपिटल आर साइमल्टेनियसली आए, इससे कोई ट्रेट ना है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। दोनों ट्रेट्स जो है वो मदर के आ जाए, फादर का एक भी ट्रेट ना आए एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम में, है ना। और ऐसा हो सकता है एक मदर से आए एक फादर से आए, लेकिन फादर वाला रिसेस कर गया और मदर वाला एक्सप्रेस कर गया, मदर वाला डोमिनेंट था, फादर वाला रिसेसिव था। ऐसा तो पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों ट्रेट एक तरफ से आए दूसरी तरफ से कोई ट्रेट ना आए, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो अब कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों जब क्रॉस करेंगे, इससे अच्छा है हम ऐसे कर करके निकालें। हम एक छोटा सा स्क्वायर बना लेते हैं, जिसे हम क्यूमिस स्क्वायर भी कहते हैं। हम पहले वाले में भी कर सकते थे। इसके ट्रेट हम यहाँ लिख देंगे, इसके ट्रेट हम यहाँ लिख देते हैं। अब भाई क्या क्या पॉसिबल है, हो सकता है ये दोनों मिले। तो अगर हम गिनेंगे टॉल और राउंड हमें कितने दिख रहे हैं, हम गिने ना टॉल और राउंड हमें कितने दिख रहे हैं, तो हमें 9 टॉल और राउंड दिखेंगे। भाई दोनों डोमिनेंट ट्रेट है, सबसे ज्यादा तो ये दिख रहे हैं। टॉल और रिंकल्ड कितने दिखेंगे, टॉल और रिंकल्ड तभी दिखेगा जब क्या हो, स्मॉल आर प्रेजेंट हो। स्मॉल आर हमें 4 केसेस में दिख रहा है। नहीं, ये तो भाई शॉर्ट एंड रिंकल्ड ही हो गया ना, इसको नहीं इंक्लूड करते। बाकी 3 केसेस में हमें ऐसा दिख रहा है जिसमें ऑर्गेनिज्म टॉल तो होगा, टॉल होगा ऑर्गेनिज्म, लेकिन उसके साथ साथ रिंकल्ड भी होगा। ऐसे 3 केसेस हैं। शॉर्ट और राउंड। शॉर्ट ऑर्गेनिज्म कब हो सकता है, या तो स्मॉल टी हो, स्मॉल टी में ये रिप्रेजेंट कर पाएगा ना। ये ऐसे होंगे जो शॉर्ट और राउंड होंगे। ये तो शॉर्ट और रिंकल्ड है, इसको तो अलग ले लो। शॉर्ट और राउंड हमें वो भी 3 दिखेंगे। शॉर्ट और रिंकल्ड कितने दिखेंगे, शॉर्ट और रिंकल्ड हुई है इतने सारे केसेस में सिर्फ 1 दिखेगा। गिन लेते हैं, 9 + 3 12, 12 + 3 15, 15 + 1 16। मतलब इस रेशो में ये इनका क्या रेशो हो गया, इनके फिनोटाइप का रेशो हो गया, फिनोटाइप का रेशो, है ना। कि मतलब फिजिकल अपीयरेंस कैसे, टॉल और राउंड है, टॉल और रिंकल्ड है, शॉर्ट और राउंड है, ये शॉर्ट और रिंकल्ड है, तो ये इनका क्या हो गया, ये इनका रेशो हो गया। और ये हमारा क्या था, डाइहाइब्रिड क्रॉस था, है ना। भाई लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ लेते हैं। जो मेंडल ने इतने सारे एक्सपेरिमेंट करे उससे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए, उसने 3 लॉज दिए हैं मेंडल ने, और इन लॉज की वजह से मेंडल को फादर ऑफ इनहेरिटेंस कहा गया। फादर ऑफ इनहेरिटेंस, भाई इतने सारे लॉज दिए हैं। तो पहला लॉ क्या है,
पहला लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का क्या मतलब होता है कि भाई जो हमने पढ़ा था ना, जैसे एक हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर, वहीं पे वापस चलते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। जब ये दूसरे से मिल रहा था कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, इनमें से कोई एक ट्रेट आगे बढ़ेगी, हो सकता है वो कैपिटल आर हो सकता है वो स्मॉल आर हो। ऐसे इनमें से कोई एक ट्रेट आगे बढ़ेगा, हो सकता है वो कैपिटल आर हो सकता है वो स्मॉल आर हो। ऐसे इनमें कोई एक ट्रेट आगे बढ़ेगा, इनमें कोई एक ट्रेट आगे बढ़ेगा, और एक ट्रेट यहाँ से एक ट्रेट यहाँ से, वो एक जीन पेयर बना देगा, है ना। वो एक जाकर जीन पेयर बनाता था। भाई हो सकता है यहाँ से कौन आगे बढ़े, यहाँ से कैपिटल आर आगे बढ़े, यहाँ से भी कैपिटल आर आगे बढ़े, यहाँ से कैपिटल टी आगे बढ़े, यहाँ से कैपिटल टी आगे बढ़े, और ये स्पीशी बन जाए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है कि ये जो है ना पेयर, जेनेटिक पेयर में एक आगे बढ़ेगा, और कौन सा आगे बढ़ेगा वो हमें नहीं पता, वो इंडिपेंडेंट है, वो हमें नहीं पता कौन सा आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं सिर्फ डोमिनेंट आगे बढ़ेगा, रिसेसिव भी बढ़ेगा आगे, ठीक है। बस इतना होता है कि डोमिनेंट जो है वो रिसेसिव को छुपा देता है, वो उसके कैरेक्टर्स दिखने नहीं देता। अगर टॉल वाला है ना, वो शॉर्ट वाले कैरेक्टरिस्टिक को छुपा देगा, लेकिन अगर दोनों शॉर्ट है तो हमें दिखेगा ही। आगे तो सब जाएंगे, आगे बारी बारी से सब जाएंगे, कोई सा भी जा सकता है ना, रैंडमली कोई सा भी जा सकता है। हो सकता है इसका स्मॉल आ जाए, इसका कैपिटल आ जाए, इसका कैपिटल टी जाए, इसका स्मॉल टी जाए, है ना। तो इसमें से कोई एक ट्रेट आगे जाएगा, इसमें इन दोनों में से कोई एक ट्रेट आगे जाएगा, ऐसे इनमें, और वही क्या हो जाएगा, फिर वो आगे मिलकर, है ना भाई, और ऐसे हमारी नई स्पीशी क्रिएट हो जाएगी। एक ट्रेट इसमें आगे जाएगा, एक ट्रेट इसमें। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। एक होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉल्वेंट, कौन सा जाएगा वो रैंडम है, इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर इसका एक डोमिनेंट ट्रेट जा रहा है तो नेसेसरीली इसका भी कोई डोमिनेंट, ऐसा भी हो सकता है इसके साथ क्या है स्मॉल ट्रेट आए और स्मॉल ट्रेट आए, बिल्कुल पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। इसके थ्रू स्मॉल टी आ रहा हो और एक स्मॉल टी इसके थ्रू आ रहा हो, बिल्कुल पॉसिबल है ना भाई। तो ये इंडिपेंडेंटली और रैंडमली होता है कि कौन सा ट्रेट आगे जाएगा। हम प्रोबेबिलिटी तो निकाल रहे हैं कि भाई 25 में से एक केस ऐसा होगा, है ना, नहीं 16 में से ऐसे करके हम प्रोबेबिलिटी तो निकाल रहे हैं तरीके से, लेकिन जा कोई सा भी आगे जा सकता है ना। वो हमारा होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉल्वमेंट। इनका एक का इनहेरिटेंस दूसरे के इनहेरिटेंस से कोई इंडिपेंडेंट है, मतलब ये इंडिपेंडेंट असॉल्वमेंट। ये क्या कहता है भाई, इंडिपेंडेंट असॉल्वमेंट क्या कहता है, ये कहता है कि भाई इसका कौन सा ट्रेट आगे जाएगा और इसका कौन सा आगे जाएगा ट्रेट, वो इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि भाई अगर राउंड है तो वो टॉल ही होगा, या राउंड है तो रिंकल, मतलब राउंड है तो वो शॉर्ट ही होगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल बिल्कुल भी नहीं है। ये इंडिपेंडेंटली और रैंडमली आते हैं, है ना। एक का इनहेरिटेंस राउंड या रिंकल होना, टॉल या शॉर्ट होने पर कोई भी फर्क नहीं डालता। एक ट्रेट दूसरे ट्रेट पर कोई फर्क नहीं डालती, वो दोनों इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो रही है। टॉलनेस अपना इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो रहा है, राउंड या रिंकल कुछ भी होना वो अपना इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो रहा है। ये जो अलग अलग ट्रेड्स हैं वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होती हैं। एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये तो हमने पढ़ा ही है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है कि अगर दो ट्रेड्स होंगी, एक कैपिटल टी भी होगी और एक स्मॉल टी भी होगी, तो कैपिटल टी जो है वो अपने आप को शो कर जाएगी और जो स्मॉल टी है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी। तो हम उसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि डोमिनेंट वाला ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और रिसेसिव वाला ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो ये लॉज ऑफ इनहेरिटेंस थे। एक हम डिस्कस कर लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। भाई कैसे पता चलेगा कि अगर दो पेरेंट्स हैं तो जो प्रोजेनी डेवलप हुई है वो फीमेल है या वो मेल है, वो कैसे पता चलेगा। एक्चुअली हमें पता नहीं चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम वही सब देख रहे हैं एक बार क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। देखो भाई हमारे क्या होते हैं, हमारे टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। फीमेल में तो 23 पेयर्स ही होते हैं, मतलब 22 पेयर होते हैं प्लस 1 XX होता है, XX ये भी पेयर्ड ही है।
तो मतलब टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। ये जो लास्ट वाला क्रोमोसोम है ना XX वाला, इसको हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ऐसे मेल्स में है, मेल्स में भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, लेकिन इसमें क्या होता है 22 तो पेयर्ड होते हैं वही हमारी तरह, लेकिन एक क्या होता है, एक होता है अनपेयर्ड एक्स और वाई। मेल्स में एक अनपेयर्ड क्रोमोसोम होता है, एक जगह एक्स है एक जगह वाई है, बाकी सारे पेयर्स हैं। ऐसे यहाँ पे 22 पेयर्स में होंगे, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी ऐसी प्रेजेंस में होंगे, लेकिन एक क्या होगा एक्स एक्स, इसमें क्या होगा एक कैपिटल एक्स और एक कैपिटल वाई। ये मेल्स में क्या होता है, एक अनपेयर्ड होता है, एक अनपेयर्ड होता है। जो सेक्स क्रोमोसोम है वो मेल्स में अनपेयर्ड है, फीमेल्स में वो भी पेयर्ड ही है। तो अब बाकी तो ये है ही कि भाई इनमें से कोई 22 जो है वो जाएंगे और इनमें से भी 22 जाएंगे आगे, है ना। 22 पेयर्स है ना, 22 पेयर्स नहीं जाएंगे, 22 पेयर्स मतलब 44 में से 22 आगे बढ़ेंगे। यहाँ 22 है, यहाँ 22 है, तो इसके 22 जाएंगे आगे और इसके 22 जाएंगे। तो ये 22 और 22 मिलकर 22 पेयर्स तो ये बन गए, ठीक है। 22 पेयर्स तो बनेंगे ही बनेंगे, 22 पेयर्स। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है भाई, कुछ ज़्यादा ही पॉसिबिलिटी है, उसको हम इसलिए डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं। हो सकता है इसमें ये वाले ट्रेड का ये वाला जाए, इनमें ये वाले ट्रेड का ये वाला जाए, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है मतलब, लेकिन हर 22 में से एक आगे जाएगा, ऐसे इनके हर 22 में से एक आगे जाएगा और ये 22 मिलकर 22 पेयर्स बना देंगे। अब ये जो XX है और XY है इसका डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है भाई इसका X जाए और इसका भी X जाए, हो सकता है इसका X जाए और इसका क्या जाए, इसका Y चला जाए, ठीक है। हो सकता है इसका X जाए, इसका X जाए, हो सकता है इसका X जाए, इसका Y जाए। 4 केसेस में 2 कैपिटल X वाले हैं और दो कैपिटल X वाले हैं, दो कैपिटल X कैपिटल Y वाला है। याद रखना ये जो ये वाला है ना, ये बॉय, ये मेल्स को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे याद कर लो। बॉय में Y आ रहा है ना, XY। XX ये जो है ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, ये गर्ल को रिप्रेजेंट करता है, गर्ल को, है ना। तो क्या पॉसिबिलिटी है, या तो बॉय होगा या गर्ल होगा, है ना। और 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, एक पेयर या तो अब 22 पेयर्स के साथ हो सकता है XX हो सकता है XY हो, ये 23rd पेयर कुछ भी हो सकता है ना। या हम कह सकते हैं 4 में से 2 केसेस गर्ल्स के हैं, 2 केसेस बॉयज के हैं। मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें गर्ल्स इज टू बॉयज की, तो गर्ल्स 2 हैं बॉयज 2 हैं, 2:2 हो जाएगा, या कह दो 1:1, है ना। गर्ल होना या बॉय होना ये क्या है, ये जस्ट पॉसिबिलिटी है। अच्छा ये जो सेक्स डिटरमाइन हो रहा है भाई, जो फीमेल है उससे तो X क्रोमोसोम ही आ रहा है, मतलब सेक्स जो है वो किससे डिटरमाइन हो रहा है, वो फादर से डिटरमाइन हो रहा है। अगर फादर से भी X जाए तो बॉय होगा, सॉरी फादर से भी Y जाए तो बॉय होगा, अगर फादर से X जाता है तो गर्ल हो जाएगी। मतलब ये जो हमारा सेक्स डिटरमाइन होता है ना चाइल्ड का, कि वो फीमेल होगी या मेल होगी, वो मदर पर नहीं फर्क डालती। मतलब मदर तो अपना X क्रोमोसोम ही रिलीज करेगी, मदर के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, मदर के पास तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। अनपेयर्ड क्रोमोसोम है मेल्स में या तो X आगे जा सकता है या Y आगे जा सकता है। तो भाई मेल्स डिटरमाइन करते हैं कि ये जो चाइल्ड होना है ये मेल होना है या फीमेल होना है। अगर इनका X क्रोमोसोम आगे जाता है, X क्रोमोसोम तो गर्ल, अगर Y क्रोमोसोम आगे जाता है तो बॉय हो जाएगा। तो मेल्स जो है, जो फादर होता है वो डिटरमाइन करता है कि भाई चाइल्ड का क्या सेक्स होने वाला है, वो मेल होने वाला है, क्या जेंडर होने वाला है, क्या मेल होने वाला है या फीमेल होने वाला है। वो कौन डिटरमाइन करता है, वो ये फादर डिटरमाइन करता है। वो ये डिटरमाइन करता है कि फादर से X जाएगा या Y जाएगा। अगर फादर से X गया तो गर्ल, फादर से Y गया तो बॉय। बस इतनी सी बात है, इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हाँ भाई जो नया बेबी है उसका जेंडर क्या हो सकता है ना।
चलो भाई, तो अब हमारा ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें हमने वेरिएशंस डिस्कस कर ली कि भाई बहुत सारी वेरिएशंस क्रिएट होती हैं। ये जब वेरिएशंस बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी, तो धीरे धीरे बिल्कुल एक नई स्पीशी क्रिएट हो जाएगी। नई स्पीशी क्रिएट होने का मतलब ये है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये बस वेरिएशन ही है, कोई नई स्पीशी नहीं क्रिएट हुई? हमें तब तक, भाई अभी भी हम देख ले तो ह्यूमन बींग्स कितने डिफरेंट हैं, लेकिन साथ में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग, है ना। अगर कोई और कहीं और भी रहता है और कोई कहीं और रहता है तो वो हो सकता है फिजिकली बहुत डिफरेंट दिखे, लेकिन वो अभी भी आपस में आकर मीटिंग कर सकते हैं। तो जब तक वो मीटिंग कर सकते हैं वो एक ही स्पीशी को बिलोंग करते हैं। जब वो मीटिंग ना कर पाए, है ना, तो वो एक डिफरेंट स्पीशी को बिलोंग करता है। भाई ऑब्वियसली एक बंदर और एक कोई और स्पीशी आपस में मीटिंग नहीं कर सकता, इसका मतलब वो डिफरेंट स्पीशी है। मतलब सेम स्पीशी होना या अलग स्पीशी होना, ये कौन डिटरमाइन करता है कि सेम स्पीशी ना आपस में मीटिंग कर सकती है चाहे कितने भी डिफरेंसेस हो। लेकिन अगर अलग ही स्पीशी होगी तो वो आपस में मीटिंग नहीं कर पाएगा, है ना। ऐसा भी तो माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे, है ना, कहा जाता है। अभी हम इस बात को भी गलत कहेंगे, ठीक है। तो अब अगर ऐसा होता भी है ना, तो मंकीज भी दिख रहे हैं, हम भी दिख रहे हैं अभी, लेकिन हम अब डिफरेंट स्पीशीज हैं। ऑब्वियसली हम क्या है, हम लोग डिफरेंट स्पीशीज हैं। तो भाई ये जो वेरिएशंस है ये एक्यूमुलेट होकर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में एक्यूमुलेट होकर एक नई स्पीशी क्रिएट कर देता है, जो पुरानी स्पीशी से कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। और ये जो नई स्पीशी है इसे हम कहते हैं ये इवोल्यूशन हो गया। नई नई स्पीशी, नई नई वेरिएशंस डेवलप हो गई, इवोल्यूशन हो गया। ये जो इवोल्यूशन है वो किस वजह से हो सकता है? एक होता है भाई हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट, दूसरा होता है हमारा ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, तीसरा हमारा होता है नेचुरल सिलेक्शन। क्या है ये तीनों चीजें? देखो अब हम पूरा इवोल्यूशन तो डिस्कस कर नहीं सकते, हमें क्या पता कौन सी स्पीशी कहाँ से इवॉल्व हो रही है, लेकिन एक छोटी सी जगह पर हम इवोल्यूशन डिस्कस कर सकते हैं। और इस माइक्रो इवोल्यूशन को, इस छोटी सी जगह पर छोटे से इवोल्यूशन को, माइक्रो इवोल्यूशन को हम स्पेसिएशन कहते हैं। स्पेसिएशन ये क्या होता है? ये स्पेसिएशन होता है माइक्रो एवोल्यूशन। माइक्रो मतलब छोटा, इवोल्यूशन मतलब इवोल्यूशन, नई स्पीशी क्रिएट होना, नया वेरिएंट क्रिएट होना। तो अगर हम माइक्रो एवोल्यूशंस को डिस्कस करें तो वो कैसे कैसे चेंज हो सकता है? एक तो होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, एक होता है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन और एक होता है नेचुरल सिलेक्शन। ये जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है जीन्स में चेंज आ जाना, कोई आसपास का जो हमारा सराउंडिंग है ना उसमें कोई चेंज आया, उसमें जो चेंज आया उसमें लक बाय चांस ऐसा हुआ, जस्ट बाय चांस की बात है कि कोई स्पीशी ज़्यादा सरवाइव कर पाई और कोई स्पीशी कम सरवाइव कर पाई, है ना। जैसे हमारे एनसीईआरटी में एग्जांपल गिवन है कि दो टाइप की बीटल्स रहती थी, एक रेड कलर की बीटल थी, एक ब्लू कलर की बीटल थी। अचानक से एक एलिफेंट आया और एलिफेंट जैसे ही आया, एलिफेंट ने सारी ब्लू बीटल्स को, लगभग सारी ब्लू बीटल्स को खत्म कर दिया और रह कौन सी गई? रह गई रेड बीटल्स। तो ये जस्ट बाय चांस की बात थी, एक्सीडेंटल केस था, और ये एक्सीडेंटल केस था माइक्रो एवोल्यूशन ही डायरेक्ट कर सकता है। बड़े पैमाने में तो खैर इसका इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई ब्लास्ट भी हो जाता है तो ऐसा कोई हम नहीं सोच सकते कि ह्यूमन बींग्स में कोई वेरिएशन आ जाएगा, है ना। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? अगर छोटी सी जगह की बात करें तो कोई एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से एक वाली स्पीशी को, एक टाइप के ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा हार्म पड़ा है, दूसरे टाइप के ऑर्गेनिज्म को कम हार्म पड़ा है ना। और फिर जो ज़्यादा थे वो ज़्यादा रिप्रोड्यूस करे, जो ज़्यादा रिप्रोड्यूस करे वो क्या हो गए? ऐसे रिप्रोड्यूस कर करके उन्होंने अपनी नई ही वेराइटी क्रिएट कर ली, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? जीन्स में चेंज आ जाना, लेकिन ये जस्ट लक बाय चांस होता है। और ये जो फिर स्पीशी है ना,
ये वही वाली स्पीशी जो बच गई थी वही आगे रिप्रोड्यूस करती जाएगी और अपनी स्पीशी में इतनी वेरिएशन ले आएगी कि अब ये जो रेड बीटल और ब्लू बीटल है वो आपस में मीटिंग भी नहीं कर सकते। कभी ये एक ही पेरेंट से पैदा हुए थे, है ना, वो इतने अलग होते चले गए कि अब ये लोग आपस में मीटिंग नहीं कर सकते, अब ये बिल्कुल एक डिफरेंट स्पीशी है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट तो बस एक लक बाय चांस की बात है। एक होता है जोग्राफिकल आइसोलेशन। जोग्राफिकल आइसोलेशन क्या होता है, बहुत सारी बीटल्स थी, एक साथ रह रही थी, एक साथ रिप्रोड्यूस कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। अचानक से क्या हुआ, अचानक से बहुत बड़ी सी नदी आ गई बीच में। अब जब बहुत बड़ी सी नदी आ गई तो यहाँ वाली बीटल्स यहीं रह गई, यहाँ वाली बीटल्स यहीं रह रही हैं, ठीक है सेम बीटल्स। यहाँ के बीटल्स अपने आप में क्या कर रही है, रिप्रोड्यूस कर रही है, वेरिएशन क्रिएट करती जा रही है, नई नई जनरेशंस डेवलप होती जा रही है, पुरानी जनरेशंस खत्म होती जा रही है ना, नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं इनमें। ऐसे इसमें क्या हो रहा है, नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, नए नए वेरिएशंस एक्यूमुलेट होते चले जा रहे हैं। अब क्या हुआ, बहुत टाइम बीत गया, बहुत टाइम हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो गया, यहाँ पे अलग टाइप का बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो गया। अब क्या हो गया, बीच में इतनी बड़ी नदी थी लेकिन एक एडवेंचरस बी थी जो यहाँ से बीटल थी, वो यहाँ से निकलकर रिवर को पार करते हुए दूसरी जगह पहुंच गई। या हो सकता है कि कौवा था, क्रो ने क्या करा, क्रो ने एक बीटल को पकड़ा और गलती से जिंदा यहाँ पर छोड़ दिया, कुछ भी हुआ होगा उसके साथ, एक बीटल यहाँ से यहाँ पर पहुंच गई। लेकिन अब वो बीटल यहाँ पे जाने के बाद भी दूसरी बीटल के साथ मीटिंग नहीं कर पाएगी, है ना। क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब ये डिफरेंट स्पीशीज बन चुके हैं भाई, अब ये डिफरेंट स्पीशी है। तो ये भी तो इवोल्यूशन ही है, नई स्पीशी क्रिएट हो गई जो आपस में मीटिंग नहीं कर पा रहे, नए वेरिएंट्स क्रिएट हो गए। एक होता है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है भाई, जेनेटिक ड्रिफ्ट तो जस्ट बाय चांस की बात थी कि रेड बीटल बच गए या ब्लू बीटल बच गए। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, अगर एक ग्रीन बीटल है, अब एक क्रो है ना, क्रो क्या प्रीडेटर है, खाएगा इन बीटल्स को। अब वो ग्रीन बीटल्स को ढंग से देख नहीं पाएगा तो ग्रीन बीटल्स को वो खा भी नहीं पाएगा, बाकी रेड और ब्लू को वो खाता चला जाएगा। तो रेड और ब्लू बीटल्स तो कम होती चली जाएंगी, जबकि ग्रीन बीटल्स बढ़ती चली जाएंगी, है ना। तो ये क्या है, ग्रीन बीटल्स जो है वो नेचुरली सिलेक्टेड है। जैसे अगर हम बहुत सारे लोग हैं, हम में से कोई 2 ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त कर सकते हैं और अचानक से बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ जाए, बहुत ही ज़्यादा गर्मी, तो सारे ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी, हम तो सर्वाइव कर जाएंगे, है ना। हम नेचुरली सिलेक्टेड हैं, हमें नेचर ने सिलेक्ट करा है, हम में से एक ऐसी ट्रेट डेवलप हो गई थी जिसने हमें सर्वाइव करने में हेल्प करा, उस अजीब सी कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करा। तो ये होता है हमारा नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है जिसे नेचर सिलेक्ट कर लिया, है ना, जिसको एडवांटेज, कोई सर्वाइवल एडवांटेज मिल रही हो, उसको हम क्या कहते हैं। जैसे ग्रीन बीटल्स को सर्वाइवल एडवांटेज मिल रही थी, वो दिख ही नहीं पा रहे थे, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, है ना। तो ये हमारा क्या है, एक छोटा सा माइक्रो एवोल्यूशन। अब हम सीख लेते हैं इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन आपस में कैसे इंटरलिंक्ड हैं। देखो भाई, क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन हम कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे होते क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पहले भी वर्ड पढ़ रखा है। कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, डिटेल्स ऑफ अपीयरेंस और बिहेवियर, अपीयरेंस और बिहेवियर के जो हमारे डिटेल्स होते हैं ना, उनको ही हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म कैसा दिखता है, कैसा बिहेव करता है, उसके हिसाब से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से डिसाइड होते हैं, वही उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, हो सकता है ऑर्गेनिज्म में, हम जब ऑर्गेनिज्म का क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से तो करेंगे। जिन ऑर्गेनिज्म के पास सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, उनको हम एक ही ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे। जिन ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उन्हें हम अलग ग्रुप में जाकर रख देंगे। तो इसी हिसाब से तो हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, क्लासिफाई का बेसिक रूल ये है कि सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाले ऑर्गेनिज्म को हम एक ही ग्रुप में पुट करेंगे और डिफरेंट
अगर हमारे ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है तो हम डिफरेंट में क्लासिफाई करेंगे, है ना। तो हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड differences of characteristics। ठीक है भाई, उसके हिसाब से अगर हम कैरेक्टर्स के हिसाब से कैरेक्टर्स कितने सेम है एक ग्रुपिंग करते चले जाए, उसके हिसाब से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। और एक बात तो क्लियर है, जितने ऑर्गेनिज्म सेम से होंगे इसका मतलब उनका उतना ही ज्यादा वो क्लोजली रिलेटेड रहे होंगे, है ना भाई। ऑब्वियस सी बात है, जो मेरा रियल ब्रदर होगा, मेरा सिबलिंग होगा, वो मेरे से ज़्यादा सेम होगा मेरे कज़न के कंपैरिजन में, क्योंकि मेरे और मेरे रियल ब्रदर में हमारे पेरेंट्स सेम थे। मेरे और मेरे किसी भी कज़न में पेरेंट्स के पेरेंट्स सेम रहे होंगे, पेरेंट्स सेम नहीं रहे होंगे, है ना। कज़न्स में कभी पेरेंट्स थोड़ी सेम होते हैं, हो सकता है एक मतलब कज़न में दादा मतलब सेम हो, है ना। तो ऐसे करके मतलब पेरेंट्स के पेरेंट्स से सेम होते हैं। और जितना ज़्यादा ये जनरेशन बढ़ती चली जाती है उतने ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट होते चले जाते हैं, है ना। जितने ज़्यादा सिमिलर ऑर्गेनिज्म होंगे उतने ज़्यादा वो क्लोजली रिलेटेड होंगे, उतना ज़्यादा उनका कॉमन ओरिजिन रहा होगा, है ना। उतना ज़्यादा वो क्लोजली रिलेटेड होंगे, कॉमन ओरिजिन रहा होगा, एक ही ऑर्गेनिज्म से आए होंगे, है ना। जब हम ये डिस्कस कर ही रहे हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म से आया है, जो ऑर्गेनिज्म जिस ऑर्गेनिज्म से आया वो उतना क्लोजली रिलेटेड है, तो हम एक तरीके से क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम इवोल्यूशन ही तो डिस्कस कर रहे हैं। अभी तो ये थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया, इसमें कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ था, है ना। इसमें कोई इवोल्यूशन थोड़ी है, मेरे और मेरे भाई में जो डिफरेंसेस है वो एक इवोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हम नई स्पीशी बिल्कुल भी नहीं है, हम सेम ह्यूमन बींग्स वाली स्पीशी को ही, होमो सेपियंस को ही बिलोंग करते हैं, है ना। तो हम क्या है, हमारे में डिफरेंसेस ज़रूर हैं, लेकिन हम अभी भी एक ही स्पीशी को बिलोंग करते हैं, लेकिन इवोल्यूशन अगर हम ये बात करें, अभी हम 2 टाइप के ऑर्गन्स पढ़ेंगे ना, होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन, तब हमें ज़्यादा क्लियर होगा कि अगर हमारे जैसे 2 ऑर्गेनिजम्स हैं, 3 ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं। एक हमारा है डायनासोर है भाई एक हमारा, है ना। एक हम ले लेते हैं स्नेक, और एक हम ले लेते हैं बैट, और एक हम ले लेते हैं स्क्विरल। तो अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि कौन से ऑर्गेनिज्म ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है, तो देखने से लग सकता है कि डायनासोर भी उड़ सकता था उस टाइम पे, विंग्स तो होते ही थे, कुछ उड़ पाते थे कुछ नहीं उड़ पाते थे। बैट भी उड़ सकता है, तो हमें लग सकता है डायनासोर और बैट तो बहुत क्लोजली रिलेटेड होंगे, इनके मतलब हो सकता है सेम ही एंसेस्टर्स रहे हों, बहुत ही क्लोज सेम एंसेस्टर्स रहे हों। वैसे देखा जाए ना तो पूरे के पूरे जो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म है ना, ओरिजिन ऑफ स्पीशी ना, ऐसा माना जाता है वैसे तो कि सब हम सारे के सारे भाई बंधु ही है, सारे ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं हम सबका कहीं ना कहीं एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, है ना। लेकिन इनका भी कहीं ना कहीं तो कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, कहीं ना कहीं सबसे पहले माना जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए थे, फिर उनके कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स डेवलप होते चले गए, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डेवलप होते चले गए। हम अपने आप को सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मानते हैं, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड नहीं मानते, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है हमारे पास। जबकि पता है, अभी हम पढ़ेंगे भी, ये जो इवोल्यूशन है ना, ये कोई प्रोग्रेस नहीं है, हमारा स्ट्रक्चर बहुत प्रोग्रेसफुल नहीं रहा। हम कह भी सकते हैं, देखो ऐसा रहा है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, पता है बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज़्यादा इनहॉस्पिटेबल कंडीशंस को भी सर्वाइव कर सकता है, हमारा स्ट्रक्चर नहीं सर्वाइव कर सकता। हम तो हल्की सी गर्मी हल्की सी ठंड नहीं बर्दाश्त कर लेते, वो तो हमारे पास अब इतनी सारी चीज़ें हैं, AC है, हीटर है, तो हम अपने इन्वायरमेंट को ही चेंज कर देते हैं, है ना। हम आराम से इसीलिए सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन अगर हमें बाय चांस सिचुएशन से लड़ना पड़े, सिचुएशन को चेंज ना करें, अगर हमें खुद लड़ना पड़े ना, तो हम बहुत कमज़ोर हैं। देखा जाए तो हम बहुत कमज़ोर हैं, हम थोड़ी ठंड और थोड़ी गर्मी भी आसानी से बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं ना, ये वोल्केनो के अंदर भी पाए जाते हैं, इतनी गर्मी में भी पाए जाते हैं। हम तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकते कि हम उतनी गर्मी में रह भी सकते हैं। तो ऑब्वियसली है ना, मतलब ये जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन अगर हम पढ़ रहे हैं
तो हम ये देखेंगे, हमें लग सकता है कि ये जो डायनासोर और बैट है ना, ये क्लोजली रिलेटेड है, इनकी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्लोज कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। ये जो इनके ऑर्गन्स दिख रहे हैं ना, ये जो इसके विंग दिख रहे हैं और इसके विंग दिख रहे हैं, अगर इसके विंग देखे जाएं तो इसके जो विंग्स होते हैं वो मसल्स के ही बने होते हैं, उसमें हमें फोल्डेड मसल्स ही दिखेंगे। इसके विंग में हमें फेदर्स दिखेंगे, ठीक है। एक तरीके से इसके क्या हो रहे होंगे, एक हम बर्ड ले लेते हैं, स्नेक की जगह ना पहले हम बर्ड लेते हैं, बर्ड से डिस्कस करते हैं, है ना। अब सही है, अब तीनों उड़ने वाले हैं, अब होगी कंफ्यूजन, है ना। तो अगर हम बात करें कि भाई डायनासोर में भी विंग्स होते हैं, इसमें भी होते हैं, इसमें भी होते हैं, लेकिन इसकी कैसे हैं, इसके मस्कुलर विंग्स हैं। बर्ड के फेदर होते हैं, इसके भी फेदरी वाले ही होते हैं, है ना। तो इसीलिए ये दोनों स्पीशी कहीं ना कहीं ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं इन दोनों के कंपैरिजन में। और पता है, अगर हम डिस्कस करें बर्ड, बैट या आर्म ऑफ ह्यूमन, ऐसा माना जाता है कि भाई इनमें भी ज्यादा क्लोजली रिलेटेड पता है कौन है, या पहले बटरफ्लाई ले लेते हैं, है ना। बटरफ्लाई के विंग्स जो है, इन तीनों ही उड़ सकते हैं, तीनों के पंख हैं, लेकिन इसके जो है फेदरी हैं, इसके मस्कुलर हैं, और इसके तो अजीब सी स्ट्रक्चर के फाइबर्स के बने होते हैं जो प्लास्टिक जैसा दिखता है। तो तीनों क्या है, आपस में एनालॉगस ऑर्गन्स हैं, एनालॉगस ऑर्गन। अभी हम पढ़ेंगे होमोलॉगस ऑर्गन क्या होता है, एनालॉगस ऑर्गन क्या होता है। भाई ऐसा हो सकता है ना, पता है जो ये स्नेक है इसके हाथ पैर ही नहीं होते, लेकिन ये क्रोकोडाइल से क्लोजली रिलेटेड है, उसके हाथ पैर होते हैं, देखने में बिल्कुल नहीं लगता है ना, लेकिन है क्लोजली रिलेटेड। स्नेक ने अपने आप को ऐसा इवॉल्व कर लिया कि उसके हाथ पैर को उसको जरूरत नहीं थी, तो वो धीरे धीरे हटते चले गए, ठीक है, इवॉल्व हो गया स्नेक। लेकिन स्नेक और ये जो हमारा क्रोकोडाइल है कहीं ना कहीं क्लोजली रिलेटेड है। तो ऐसा हम कैसे समझ सकते हैं कौन क्लोजली रिलेटेड है, कौन क्लोजली रिलेटेड नहीं है। दो टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, उनके बारे में हम सीखते हैं, तब हमें समझ में आएगा। अभी तो इतना जान लेते हैं, क्लासिफिकेशन जब हम स्टडी कर रहे हैं ना कि भाई हाँ ये ऑर्गेनिज्म क्लोजली रिलेटेड है, इनको एक ही ग्रुप में डाल दो, तो जब वो क्लोजली रिलेटेड होंगे तो वो एक ही स्पीशी से भी आए होंगे, कहीं ना कहीं उनका कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। तो जितना ज़्यादा हम ये सीखेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म से आया है, कौन सी स्पीशी से इवॉल्व हुई है, हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पढ़ रहे हैं, और उस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को पढ़ते पढ़ते ही हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर पाएंगे। तो ये बेसिक सी बात है। अब हम दो टाइप के अपने ऑर्गन्स डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। हमारे दो टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, एक हमारा होता है होमोलोगस ऑर्गन और एक होता है एनालॉगस ऑर्गन। एक तो होता है होमोलोगस, एक होता है एनालॉगस। दो टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, होमोलोगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन का मतलब क्या होता है, इनका सेम ओरिजिन है लेकिन अब अलग अलग दिखने लगे हैं। सेम ओरिजिन है लेकिन अब अलग अलग दिखने लगे हैं। जैसे अगर हम अपने हाथ की बात करें और काऊ के हाथ पैरों की बात करें तो हम कहेंगे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग सेम स्पीशीज से आए हो। लेकिन हम और काऊ क्लोजली रिलेटेड है। हम भी पहले 4 पैरों पर ही चलते थे, धीरे धीरे हमने 2 पैरों पर चलना सीखा है ना। तो हमारा कहीं ना कहीं सेम ओरिजिन था, लेकिन अब हमने अलग अलग, अब हम हाथों का अलग यूज़ करते हैं, है ना। काऊ जो वो अपने आगे वाले 4 लिम्स का और हिंड लिम्स दोनों का ही चलने में यूज़ करती है। तो अब हमने यूज़ अलग अलग कर लिया है। हम हाथों से कोई चीज़ पकड़ते हैं या कुछ करते हैं, वो क्या करती है, वो चारों पैरों से चलती है ना, 4 लिम्स हो या हिंड लिम्स हो। तो यूज़ अलग अलग हम कर रहे हैं, यूज़ हम अलग अलग तरीके से कर रहे हैं अपने 4 लिम्स और हिंड लिम्स को। लेकिन अगर देखा जाए तो ओरिजिन हमारा सेम था, हम यूज़ अलग अलग कर रहे हैं, इस वजह से हमें अलग अलग दिखने लगते हैं। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिनका डिफरेंट ओरिजिन होता है, डिफरेंट ओरिजिन, लेकिन देखने में हमें सेम सी लग सकती है क्योंकि उनका काम सेम है। डिफरेंट ओरिजिन, फंक्शन सेम, तो ऐसा लग सकता है ये तो सेम सेम है। डिफरेंट ओरिजिन है लेकिन फंक्शन सेम कर लिया। जैसे वो नहीं था, बैट था, जो हमारा चमगादड़ है वो भी उड़ सकता है, जो हमारी चिड़िया है वो भी उड़ सकती है। हमें लग सकता है दोनों उड़ सकते हैं, दोनों सेम सेम से ही तो दिखते हैं, लेकिन दोनों सेम नहीं है।
जो हमारा चमगादड़ है ना, चमगादड़, उसके जो विंग्स हैं, और अगर हम बर्ड के विंग्स की बात करें तो उनके विंग्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। एक्चुअली क्या होता है, ये जो बर्ड के विंग्स होते हैं, बर्ड के विंग्स, और ये जो हमारे चमगादड़ के विंग्स होते हैं, ये एनालॉगस ऑर्गन है, इनके फंक्शन सेम है, इस वजह से ये सेम दिख रहे हैं, लेकिन ये हैं डिफरेंट ही। ये कहीं ना कहीं डिफरेंट ओरिजिन से आए हैं, ये अलग अलग इनके ओरिजिन्स रहे होंगे। होमोलोगस ऑर्गन्स की बात करें तो इनका ओरिजिन तो सेम होता है, लेकिन अब फंक्शन डिफरेंट होने की वजह से दिखते डिफरेंट है। फंक्शन डिफरेंट होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट सा दिखने लगेगा, स्ट्रक्चरल डिफरेंस हमें दिखने लगेगा। उसके स्ट्रक्चर में भी फर्क थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर भी हमें सेम सा ऐसे दूर से देखने में लग सकता है, हाँ भाई ये तो सेम से लग रहे हैं, लेकिन वो क्या होंगे, उनके ओरिजिन डिफरेंट होंगे। ऐसा और कुछ डिस्कस करें एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में, तो बैट वाला तो है ही, है ना। विंग्स, अगर हम बात करें विंग्स ऑफ बर्ड एंड बैट, क्या है भाई, ये एनालॉगस ऑर्गन्स हैं। होमोलोगस कौन से होते हैं, होमोलोगस होते हैं जिनका ओरिजिन सेम है, ओरिजिन तो सेम है, लेकिन अब फंक्शन डिफरेंट हो गया, इस वजह से अलग अलग दिखने लग गया है। जैसे कि हमारे पैर और किसी और एनिमल के पैर, किसी और जो हमारे होते हैं ना मैमल, उनके पैर, है ना। हम मैमल से तो क्लोजली रिलेटेड ही होंगे। तो भाई अब हम इतना तो समझ चुके हैं कि अगर हमें ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है, उनको ग्रुप्स में डालना है ना, कि इनकी सिमिलैरिटीज है, इनकी डिफरेंसेस है, इनको ग्रुप्स में डालते जाओ, तो हमें उनका इवोल्यूशन स्टडी करना ज़रूरी है। इवोल्यूशन जब हम उनका स्टडी करेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा वो सिमिलर होंगे उतने ज़्यादा उनके पास क्या होगा, उनके पास सेम ओरिजिन रहा होगा, है ना। उनके पास होमोलोगस ऑर्गन्स रहे होंगे, चाहे उन्होंने यूज डिफरेंट कर लिया, लेकिन उनका ओरिजिन सेम रहा होगा, है ना। तो उतने ज़्यादा वो क्लोजली रिलेटेड होंगे, उतने ज़्यादा उनके कॉमन एंसेस्टर्स होंगे, कॉमन एंसेस्टर्स, सेम ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इवोल्यूशन स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। अब लेकिन हम इवोल्यूशन स्टडी करें कैसे, जब डायनासोर थे तब हम थे ही नहीं, तो हमें कैसे पता चले कि डायनासोर का स्ट्रक्चर कैसा था, उससे कौन सा ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ होगा, उसमें क्या क्या चेंजेस आए होंगे, है ना। वो क्यों मरे होंगे, क्यों एक्सटिंक्ट स्पीशी अब हैं वो, तो ये सब हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। इन सब का काफ़ी नॉलेज हमें फॉसिल्स के थ्रू मिल जाता है भाई। फॉसिल्स क्या होते हैं कि जब ये ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई होगी तो ये मिट्टी के अंदर चले गए होंगे, मिट्टी के अंदर जब जो पत्थर होते हैं ना, उनके बीच में इनके कुछ रिमेन्स, डेड रिमेन्स रह गए होंगे। उन डेड रिमेन्स को स्टडी करके हमें पता चल जाता है डायनासोर का ये स्ट्रक्चर रहा होगा, ये साइज रहा होगा, उनकी डेथ की हुई होगी, ये सब हमें पता चल जाता है ना। अब ये जो फॉसिल्स है ये कितने पुराने हैं, ये हम दो मेथड से पता लगा सकते हैं। एक तो बहुत ही आसान है, एक ये है कि भाई खोदते जाओ, जो पहला फॉसिल मिला वो रीसेंट होगा, जितना ज़्यादा नीचे डीप मिलेगा वो उतना ज़्यादा पुराना फॉसिल रहा होगा। कॉमन सी बात है कि भाई सबसे पहले ये मिट्टी थी, इस पे एक ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई, ये मिट्टी के अंदर दबता चला गया, फिर बहुत सालों बाद दूसरा ऑर्गेनिज्म आया, फिर वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई, तो वो क्या होगा, वो इतनी ज़्यादा डीप नहीं होगा। जो जितना ज़्यादा ऑर्गेनिज्म डीप होगा ना, इसका मतलब वो उतने साल पुराना था, है ना। ये तो आसान सा तरीका है भाई, इतना आसान भी नहीं है कि मिट्टी को खोदो, सुनने में आसान है, मिट्टी को खोदो, जो पास वाला मिल जाएगा, पास वाला फॉसिल वो नया है, वो ज़्यादा पुराना नहीं है। और जब हम बहुत डीप खोदते जाए, बहुत बाद में मिले, तो वो बहुत ज़्यादा पुराना स्पीशी रहा होगा। एक तो ये है। दूसरा मेथड है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग का क्या होता है, कार्बन डेटिंग का मतलब होता है कार्बन का वैसे 6-12 हमने पढ़ रखा है ना, नंबर 6 और वो 12, लेकिन इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के भी, 13 वाला भी होता है, 14 वाला भी होता है। इसमें जो 14 वाला है वो रेडियो एक्टिव है और वो ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है। हम करते क्या है, हम ये जो C14 वाला है ना, कार्बन 14 वाला है, ये वाला जो आइसोटोप है 14 कार्बन वाला, जिसका मास 14 है, नंबर 6 ही है, 6C14, इसको देख लेते हैं ये स्पीशी में कितना होता है। ओरिजिनली ये कितना था, अब कितना है, जो हमने फॉसिल निकाला है उसमें कितना कार्बन हमें दिख रहा है। कार्बन डेटिंग कर लेंगे हम इसकी, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये स्पीशी इतनी पुरानी है।
है ना। तो कार्बन डेटिंग से हमें पता चल जाता है जो कार्बन है वो रेडियो एक्टिव होता है ना, तो हमें पता चल जाएगा कितने साल पुरानी ये स्पीशी रही होगी। अब कितना कार्बन बचा है तो कितनी पुरानी स्पीशी रही होगी हमें पता चल जाएगा। तो ये मेथड है जिससे हम पता लगा सकते हैं कौन सी स्पीशी कितनी पुरानी है ना। तो इवोल्यूशन हमें समझ में आ पा रहा है, इवोल्यूशन क्या है, नई नई स्पीशी का क्रिएट होना पुरानी स्पीशीज से। लेकिन बिल्कुल हम ये जो हमारा इवोल्यूशन हो रहा है इसको हम प्रोग्रेस नहीं मानेंगे। हमारे आगे भी इवोल्यूशन होगा, हमारे आगे हो सकता है हमसे कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो जनरेट हो, और वो हो सकता है कि हमारे आगे हो हमारे पीछे हो। कोई रैंडम केस है यार ये, है ना, रैंडम है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वेरिएशन डेवलप हो सकती है, हो सकता है वो बेनिफिशियल हो सकता है वो बेनिफिशियल ना हो, है ना। कोई भी रैंडम प्रोसीजर है ये, हमारा कोई प्रोग्रेस नहीं हम इसे कह सकते, ये एक रैंडम प्रोसीजर है। और देखा जाए ना तो हमसे बेटर स्ट्रक्चर तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इनहॉस्पिटेबल कंडीशंस को भी सर्वाइव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनहॉस्पिटेबल कंडीशन को भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो एक लाइन भी लिखी हुई है पता है हमारी एनसीईआरटी में कि ह्यूमन बींग्स आर नॉट पिनेकल ऑफ इवोल्यूशन। ह्यूमन बींग्स एक चमत्कार नहीं है इवोल्यूशन का, ये एक ऐसी स्पीशी है, बाकी स्पीशी की जैसी ही ये एक स्पीशी है जो डेवलप हुई है, और हमसे आगे और भी स्पीशीज डेवलप हो सकती हैं, इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो हम इसे इवोल्यूशन कहते हैं। तो इवोल्यूशन सिर्फ ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में नहीं, प्लांट्स तक में होता है। प्लांट्स में भी हम इवोल्यूशन कर सकते हैं। हमें दे रखा है कैबेज का एग्जाम्पल। कैबेज में क्या दे रखा है भाई, ये जो हम ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहे हैं इसमें ना इवोल्यूशन, सिर्फ जो हम इवोल्यूशन डिस्कस कर भी रहे ना, ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स में नहीं, ये सिर्फ एनिमल्स में नहीं, ये प्लांट्स में भी पॉसिबल है। और अभी तक तो हमने नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा था ना, अब हम एक एग्जांपल पढ़ने वाले हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन का। हम जो ह्यूमन बींग्स हैं ये बहुत शुरू से ही कैबेज को उगाते हैं, है ना। तो ये जो हमारी कैबेज है इसमें भी हमने बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स ऐड करे हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस ऐड करी हैं, और डिफरेंट टाइप के लाए हैं, लेकिन वो सेम ही स्पीशी को बिलोंग करते हैं। एक तरीके से हमने माइक्रो एवोल्यूशन कर दिया है आर्टिफिशियल सिलेक्शन करके। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है, एक तो होता है नेचुरल सिलेक्शन जो हमने ग्रीन बीटल्स में पढ़ा था, जो नेचुरली सिलेक्टेड हो गई थी। एक है आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो हमने अपने हिसाब से सिलेक्ट करा है। जैसे कि अगर हम कॉलीफ्लावर की ही बात करें तो हमें क्या चाहिए था, एक ही हमारी थी, ये सारे एक ही कहीं ना कहीं एक ही को बिलोंग करते हैं, ये सब के सब, ये जब सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स हैं ना ये वाइल्ड कैबेज को ही बिलोंग करते हैं। वाइल्ड कैबेज जो होती है ना ये सारे के सारे वहीं से आए हैं। हमें चाहिए था कि भाई पत्तियों के बीच में बहुत कम डिस्टेंस होना चाहिए, तो पत्ता गोभी बना दिया कैबेज, है ना, कि भाई पत्तों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम हो। हमें चाहिए था अरेस्टेड फ्लावर डेवलप हो, ग्रीन कलर के, ऐसे ब्रोकली जो हमने देखी है वो डेवलप कर दिया, ग्रीन कलर के जो फूल हो जाते हैं छोटे छोटे। हमें चाहिए था स्टेराइल फ्लावर्स हो तो हमने कॉलीफ्लावर डेवलप कर दिया। हमें चाहिए था मोटे मोटे पार्ट्स हो उसके, स्वोलन पार्ट्स हो, ये नॉर्मल गोभी जो हम खाते हैं ना, स्वोलन पार्ट्स हो, हमने कोलराबी बना दिए। कोलराबी भी मोटे मोटे पार्ट्स होते हैं, बीच में फ्लावर वगैरह नहीं होते। हमें बहुत ज़्यादा लीफी वेजिटेबल चाहिए थी कि भाई ग्रीन कलर की बस पत्तियों पे पत्तियां हों, तो हमने क्या बना दिया, हमने बना दिया केल। तो ये हमने सारा आर्टिफिशियल सिलेक्शन ही तो कर रहे, जैसा हमने चाहिए था वैसे हमने उसमें वेरिएशन डाल दिया। तो मतलब आर्टिफिशियल सिलेक्शन नेचुरल सिलेक्शन के साथ साथ आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी हो सकता है, जिसमें हम जो है हम अपने हिसाब से वेरिएंट्स डालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिफिशियल सिलेक्शन था, और इस हिसाब से हमने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, डिफरेंट स्पीशीज को इवॉल्व करवा दिया, ठीक है। इवोल्यूशन हमें समझ में आ पा रहा है, नेचुरल सिलेक्शन हो या आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट के साथ मिलकर ये क्या है, नई नई स्पीशी क्रिएट कर देता है। और ये नई स्पीशी जो है पुरानी स्पीशी से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि पुरानी स्पीशी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। पुरानी स्पीशी भी है, उसके साथ नई वेराइटी क्रिएट हुई, वो नई वेराइटी अपने आप में इवॉल्व करती जा रही है। ये होता है इवोल्यूशन। भाई जैसे हम मानते हैं ना कि हम बंदर से आए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम और चिंपैंजी जो है वो एक ही स्पीशी से आए हैं, और वो जो स्पीशी थी वो ना चिंपैंजी जैसी थी ना ह्यूमन बीइंग जैसी थी, है ना। उसने 2 वेरिएंट्स प्रोड्यूस करे, फिर चिंपैंजी अपने आप को चेंज लाते चले गए। वैसे ह्यूमन बीइंग्स जो है वो अपने हिसाब से इवॉल्व होते चले गए, है ना। तो अब जो है हम जो है और चिंपैंजी अलग अलग स्पीशी में कैरेक्टराइज्ड हैं, क्योंकि हम आपस में मेटिंग, आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो बस
ये इवोल्यूशन बस इतना ही है कि नेचुरल सिलेक्शन की वजह से या जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से नई स्पीशी क्रिएट हो जाती है, लेकिन पुरानी स्पीशी सर्वाइव करती रहती है। और ये जो नई स्पीशी क्रिएट हुई है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है पुरानी स्पीशी से बेटर हो, ऐसा कोई भी कुछ ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक रैंडम प्रोसीजर है। ये जो इवोल्यूशन है वो एक रैंडम प्रोसीजर है जो कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करता है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। इट कैन नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस। इसे प्रोग्रेस बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता। अब हम बस एक छोटा सा ह्यूमन एवोल्यूशन, छोटा सा टॉपिक बचा है, उसको और डिस्कस कर लेते हैं कि ह्यूमन का एवोल्यूशन कहाँ से हुआ। हम माना जाता है कि ह्यूमन बीइंग सबसे पहले अफ्रीका में आए थे। ठीक है, अफ्रीका के बाद क्या हुआ, जो ऑर्गेनिज्म है वो इधर उधर जाने लगे। बहुत ज़्यादा एडवेंचरस थे ह्यूमन बींग्स, बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस तक ट्रैवल करा, कभी खाने के चक्कर में, कभी फूड या शेल्टर के चक्कर में इधर उधर घूमते रहे और पूरी दुनिया में ऐसे फैलते गए, है ना। और ऐसा भी हुआ, ऐसा इनका जो पाथ था वो एक सीधा नहीं था। वापस भी कुछ लोग अफ्रीका आए, है ना, कुछ लोग कहीं गए, कुछ लोग कहीं गए। ऐसा माना जाता है सबसे पहले लोग जो है वो अफ्रीका में ही डेवलप हुए, है ना। फिर सारे के सारे इधर उधर जाने लगे और फिर ऐसे ही हमारा क्या हो गया, ऐसे ही हमारी पॉपुलेशन वापस भी अफ्रीका में है और ऐसे ही हमारी पॉपुलेशन जो है वो फैलती चली गई, है ना। ह्यूमन बींग्स देखो आपस में, अगर अलग अलग देशों की बात करी जाए तो ह्यूमन बींग्स कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना, लेकिन है तो अभी भी क्या है, एक ही स्पीशी होमो सेपियंस है। हम सारे के सारे एक ही स्पीशी को बिलोंग करते हैं। Thanks for watching. Please like and comment and don't forget to subscribe. Thank you.